नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, खासी दिलचस्प किस्म की सियासी डेवलपमेंट्स हुई गुज़िश्ता 24 घंटे में। हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगता है या तो ख़ुद अपने आप को मनी बजट जो मिनी बजट था उसकी कामयाबी में उसके बाद अपने आप को बहुत ही पुरएहतमाद महसूस कर रही है, या पुरएहतमादी का एहतमाद का एक नैरेटिव शेप करने की कोशिश कर रही है। मैं आपको 3 टुकड़े सुनाता हूँ, साउंड्स ऑन टेप। सबसे पहले फवाद चौधरी साहब का वो टुकड़ा जहाँ वो कहते हैं कि लोग गलत समझते हैं कि इमरान खान महंगाई के हाथों ज़िच हो गए हैं। तहरीक इंसाफ ही वो वाहिद पार्टी है जो अगले इलेक्शन में हर जगह पर अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकेगी, और नून लीग और पीपीपी अब सिर्फ एक रीजनल पार्टी से रह गई हैं। सुने जरा इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर का कहना क्या है। ये लोगों का चूंकि ख्याल है कुछ लोगों का कि कोई पता नहीं इमरान खान जो है वो अगले इलेक्शन में ये महंगाई ने बड़ा अनपॉपुलर कर दिया या वो कर दिया है। 1100 सीटों के ऊपर इलेक्शन है अगले इलेक्शन, हमारे यहाँ तकरीबन 1100 1150 पे। पीटीआई के अलावा कोई और पार्टी इस पोजीशन में ही नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग खड़े कर सके। पीपल्स पार्टी एक इंटीरियर सिंध की पार्टी है, पीएमएलएन जो है वो सिर्फ सेंट्रल पंजाब की पार्टी है, जेयूआई जो है वो सिर्फ केपीके के चंद इलाकों की पार्टी है, सिर्फ पीटीआई है जो पूरे मुल्क में अपने कैंडिडेट्स खड़े कर सकती है। इलेक्शन आने दें, मैदान भी होगा और घोड़ा भी होगा, और हम आपको दिखाएंगे कि इलेक्शन लड़ते कैसे हैं। अगले 5 साल भी इंशाल्लाह हम कहीं नहीं जा रहे। ज़रा गौर कीजिए कि फवाद चौधरी साहब ने सियासी नैरेटिव और बयानिए को किस तरह से रीडिफाइन करने की, घुमाने की उन्होंने एक मुकम्मल कोशिश की है, जहां वो बहुत ही पुरएतमादी से ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ही वाहिद जमात है जो 1100 नशस्तों पर कैंडिडेट खड़े कर सकती है, और पीएमएलएन महज सेंट्रल पंजाब की पार्टी है, पीपीपी अंदरूनी सिंध की पार्टी है, मौलाना फजल रहमान की पार्टी सिर्फ केपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की पार्टी है। लेकिन यही नहीं, फवाद चौधरी साहब ने यह शोशा भी छोड़ दिया कि नून लीग के 4 फ्रंट के कदावर शख्सियात जो है वो शरीफ खानदान को रिप्लेस करने की कोशिशें कर रहे हैं। सुने जरा क्या कहते हैं। हर पार्टी सोचती है कि ये ना हो कि मैं आग झपकूं और दूसरी पार्टी जो है जाके डील कर ले। पीएमएलएन के अंदर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग रेस लगी हुई है। 4 जो इनके बड़े लीडर हैं, जब ये किसी से मिलने गए तो चारों ने उनको कहा कि देखें जी, ये नवाज शरीफ ने तो वाकई मुल्क के साथ बड़ा बुरा किया है, आप हमें क्यों नहीं सोचते। ये जो इनके हालात हैं इस वक्त, इनकी कोई हालत नहीं है। और नाम आपको पता चल ही जाएंगे। चारों पहली सफ में बैठते हैं। चारों लीडर पीएमएलएन के पहली सफ में बैठते हैं। नाम नहीं लिए फवाद चौधरी साहब ने, लेकिन बात इशारा बड़ा वाज़ेह है कि 4 कदावर शख्सियात नून लीग की ऐसी हैं जो समझती हैं कि शरीफ खानदान से लीडरशिप हटे उन्हें मिले। इसी हवाले से इसी तरह के ट्वीट्स भी किए हैं फवाद चौधरी साहब ने, उसकी अखबारी स्टोरी भी बनी है। और जनाब और भी जो लीडर हैं जैसे कि हमाद अजहर हैं, उन्होंने भी इसी तरह की बात की है। मेरे साथ हैं, मैं एक और भी टुकड़ा आपको सुनाऊंगा पीटीआई के एक लीडर का, लेकिन उससे पहले अपने गेस्ट को मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर जनाब अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ होंगे आज की डिस्कशन में। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब पीएमएलएन के लीडर मेरे साथ हैं, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। और मेरे साथ हैं चौधरी मंजूर अहमद, बहुत मुद्दतों के बाद चौधरी मंजूर अहमद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं, वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज़ वेल। लेकिन और मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ सेनेटर जावेद अब्बासी साहब से, बात बनती भी उन्हीं से ही है। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, मैं एक आपको टुकड़ा शहबाज गिल साहब का और सुना दूँ, जो फैसलाबाद में एक दिन ही पहले उन्होंने बात की, नून लीग के हवाले से बात की है कि डील और ढील सारी जितनी मिलनी थी नून लीग को और शरीफ खानदान को खत्म हो चुकी है। वो भी जरा सुन लें। आपको जो डील और ढील जितनी की मैसर आनी थी वो आ चुकी, हमारी जितनी मजबूरियां थी वो गुजर चुकी। शरीफ फैमिली एक डील मांग रही है। मरियम साहबा, शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब और नवाज शरीफ साहब, इनको जो है वो बाहर रहने दिया जाए, पीछे से शाहिद खाकान अब्बासी साहब पॉलिटिक्स कर लें। ये डील मांगने की कोशिश की जा रही है। अब यहां पर सामने इमरान खान खड़ा है, ये आप में शॉपिंग नहीं कर रहे कि आपको ये डील मिलेगी। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, ये जो पुरएतमादी एकदम गुज़िश्ता 24 घंटे में सामने आ रही है तहरीक इंसाफ की तरफ से, ये आप क्या समझते हैं, मसनूई है या वाकई अब उनको लगता है कि इलेक्शन तक उनके सामने कोई चैलेंज नहीं। बहुत शुक्रिया पीरजादा साहब। पीरजादा साहब, जिन आदमियों की आपने हमारे लिए बड़ी तकलीफदेह अमल उस वक्त होता है जब हम इनके बयान किसी प्रोग्राम में बैठते हैं तो सुनाए जाते हैं। ये वो सारे वो आदमी हैं जिन्होंने परवेज मुशर्रफ के ज़माने में भी यही बातें करते थे, पीपल्स पार्टी के साथ थे तब भी यही बातें करते थे,
हमारे साथ भी इनमें से कुछ रहे हैं, इसी तरह की बातें करते थे। और आज इमरान खान नहीं होगा तो ये किसी और के साथ लग पड़ेंगे। ये रखे इसीलिए जाते हैं कि प्रोपेगेंडा करें, शोशे छोड़ें। इनकी कोई पॉलिटिकली ऐसी कन्विक्शन किसी जमात के साथ होती नहीं है, ये इनके खास मकासद होते हैं और ये उन मकासद के बड़े माहिर होते हैं। ये बड़े बड़े तरीके से प्रोपेगेंडा करते हैं, शोशे छोड़ते हैं, इस तरह की बातें करते हैं क्योंकि इनको इन बातों का कोई ख्याल नहीं होता। कल जब तो ये महज प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जमात पर, मैं आपको एक तवज्जो दिलाता हूं, इनमें बेशतर ये बातें कहा लेकिन अब्बासी साहब 2-3 नुक्ते तो उठाए उन्होंने। एक मिनट अगर दे, फिर ये मैं तो फवाद चौधरी का कहना है ना कि नून लीग सिर्फ सेंट्रल पंजाब की पार्टी है, पीपीपी सिंध की पार्टी है, इसमें तो कुछ थोड़ा सा सदाकत नहीं है। देखिए मैं यही कह रहा हूं कि अगला इलेक्शन आप देखेंगे इन्होंने कहां लड़ना है और ये कहां होंगे। नंबर 1। नंबर 2, ये बात उन्होंने सर्वे से पहले कह दी है। जो अभी सर्वे एक आया है, काश उनको मेरा ख्याल अभी बात नहीं पता था कि एक दिन बाद वो पहले बात करेंगे तो बाद में सर्वे आ जाएगा और सर्वे सारा पोल इनका खोल देगा। दूसरी बड़ी बात जनाब पीरजादा साहब, आप ये देखें कि अभी से ये प्रोपेगेंडे नहीं हो रहे हमारे मुतल्लिक। ये पहले कहा गया कि ये नून से शीन निकलेगी। कई इनके वजीर जो आज बड़े बड़े प्रोपेगेंडे करते हैं और बड़ी बातें करते हैं और बड़ी बढ़ के मारते हैं, वो ये बात करते थे। वो कहते थे मियां नवाज शरीफ साहब का नैब से फैसला होने दे, ये पार्टी तितर बितर हो जाएगी। फिर वो कहते थे कि नहीं, जब वो जेल चले जाएंगे तो उनका हाल देखना। फिर जब जेल से गए, फिर उन्होंने कहा मुल्क से बाहर गए तो देखना। ये कई दफा इनके वज़रा ने बार बार आके बात की। ये वही बात थी जो इमरान खान साहब हमारे मुतल्लिक और पीपल्स पार्टी के मुतल्लिक कहते थे कि वो मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं। इनके वज़रा भी कहते थे एनआरओ मांग रहे हैं। हम कहते थे मेहरबानी करके बताओ एनआरओ कौन मांग रहा है। आज तक नाम नहीं बताया। मसला क्या है? मसला ये कि जो असल इशू है पाकिस्तान के, जो गुर्बत होता है, जो महंगाई है, आपने जवाब, मैं जरा तहरीक इंसाफ को भी ले आऊं, मैं जरा तहरीक इंसाफ को भी ले आऊं। बुनियादी तौर पर सेनेटर जावेद अब्बासी साहब जो पीएमएलएन के रहनुमा हैं, उनका वो ये समझते हैं कि ये बातें बहुत दफा दोहराई हैं तहरीक इंसाफ ने कि शरीफ खानदान की लीडरशिप को पीएमएलएन में चैलेंज करेगा, छोड़ देगा, तनहा हो जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। और ये तवज्जो हटा रहे हैं जब कहते हैं कि नून लीग के 4 फ्रंट रनर्स जो हैं वो शरीफ खानदान को रिप्लेस करने के लिए कहीं बातचीत कर रहे हैं। अली इमाम खान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपको टुकड़ा सुनाता हूँ। अली इमाम खान साहब, जो आज ही एक्स प्राइम मिनिस्टर जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अब से चंद घंटे जो मिनी बजट था, जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल था, जहां स्टेट बैंक के गवर्नर को ऑटोनॉमी दी गई है। गवर्नर रजा बाकर हैं जो पहले IMF के एम्प्लॉय रह चुके हैं। ये भी क्लियर नहीं है कि यहाँ से नौकरी कब छोड़ेंगे और छोड़ने के बाद IMF ही तो ज्वाइन नहीं कर लेंगे। उस हवाले से शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो बात, बड़ी चुपती हुई बात की है, अली इमाम खान साहब वो सुन लेते हैं। रात के 11 बजे ये स्टेट बैंक अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया। सुबह पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की रूनुमाई हुई। किसी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी का दारोमदार उसकी मईशत पर होता है। पाकिस्तान की मईशत पाकिस्तान की हुकूमत और पार्लियामान से लेकर स्टेट बैंक के हवाले कर दी गई। हुकूमत स्टेट बैंक के ताबे है, उसकी पॉलिसी स्टेट बैंक के अब ताबे होंगी। हुकूमत अवाम को रिलीफ देना चाहे, स्टेट बैंक उसको रोक सकता है। सबसे ज़्यादा तनख्वाह लेने वाला स्टेट बैंक का गवर्नर होगा। पाकिस्तान का दूसरा ताकतवर आदमी स्टेट बैंक का गवर्नर होगा। इस एक्ट में ना गवर्नर को निकालने का कोई तरीका है। IMF जो है वो वाइसराय बनकर यहाँ पर अपना एजेंट रखे जो मुल्क के मामलात को चलाए। जब आप मईशत दूसरों के हवाले करते हैं, आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी भी दूसरों के हवाले कर देते हैं। हम पाकिस्तान के मामलात का सौदा नहीं होने देंगे। जब भी हुकूमत आएगी, ये पहला काम होगा कि ऑर्डिनेंस के जरिए इस बिल को रिवर्स किया जाए। नैब नहीं पूछ सकता, उनसे FIA नहीं पूछ सकती। अली इमाम खान साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने खासी तीखी बातें की हैं और बातें भी ऐसी की हैं जो बड़ी चुपती हुई हैं और अवाम, इंटेलिजेंसिया और मीडिया जो हैं उनके साथ बड़ी रेजोनेट कर रही हैं। उनका ये कहना है कि रात को सप्लीमेंट्री बिल के ज़रिए बात कर दी गई स्टेट बैंक के गवर्नर को, जिस किस्म की आज़ादी दे दी है, खुद मुख्तारी दे दी है, ताकत दे दी। अगले दिन नेशनल सिक्योरिटी बिल पास कर दिया, यदि उसको सामने कर दिया। नेशनल सिक्योरिटी का जो पॉलिसी लाई है जो पार्लियामेंट से भी मंजूर नहीं हुई। फिर उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट ने अपने आप को कमज़ोर करके अपने हाथ काट के गवर्नर स्टेट बैंक को दे दिए हैं। गवर्नर स्टेट बैंक की सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में अब तनख्वाह हो गई है इस नए कानून के तहत, और उनको कैसे हटाया जाएगा उसका कोई कानून भी नहीं है। इन सब चीज़ों का क्या जवाब है आपके पास? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। एज अ साबिक़ वज़ीर आज़म की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो जब वो कोई बात करता है तो हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो बात करेंगे। इस एक्ट पे अपने ख़दशात का इजहार करने का तो उनको बहरहाल हक़ है, और वो किसी भी पाकिस्तानी को है, और उन्होंने इस पे अपने ख़दशात का इजहार किया है। लेकिन जो फाइनेंस डिवीज़न है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वज़ीर ख़जाना है, उन्होंने बारहा इस बात की यकीन दहानी कराई है काबीना को भी और पार्लियामेंट्री पार्टी में भी और कौमी असम्बली के फ्लोर पे भी सप्लीमेंट्री अमेंडमेंट बिल के दौरान अपनी स्पीच के दौरान उन्होंने और मुख्तलिफ मौक़े पे उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी है उसको जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं वो हुकूमत पाकिस्तान नामज़द करेगी। तो ज़ाहिर है हुकूमत पाकिस्तान अपने लोगों को ही नामज़द करेगी और वहाँ से उसको जो भी असर रसूख चाहिए हुकूमत को वहाँ अवेलेबल होगा। दूसरा ये है कि ये जो ऑटोनॉमी दी गई है, ये जो IMF प्रोग्राम है, इसकी लेकिन अली इमाम खान साहब जो बात सामने आई है कि गवर्नर स्टेट बैंक जो है, एक तो गवर्नर स्टेट बैंक की मुद्दत को 3 साल से सर बढ़ा के 5 साल कर दिया गया है, और जो डेप्यूटी गवर्नर है वो पहले हुकूमत नॉमिनेट करती थी, अब वो गवर्नर स्टेट बैंक नॉमिनेट करेंगे, और उनको हटाया कैसे जा सकता है 5 साल से पहले वो भी कुछ नहीं पता। और अब जो प्रेजेंट गवर्नर हैं वो तो IMF के मुलाजिम थे, ये भी नहीं पता कि वहाँ से वो तनख्वाह छुट्टी लेके आए हुए हैं या वहाँ से परमानेंटली रिटायर हो गए। देखिए, जो IMF का मामला है कि आप IMF प्रोग्राम में हैं तो ताक़यामत नहीं रहेंगे, कुछ अर्से बाद हम उससे निकल आएंगे। अब ये जो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए आई है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए वापस भी हो सकती है अगर ये फील किया गया कि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। अभी तो ये एक सोच के तहत किया गया है। दूसरा, अगर अपोजिशन ये समझती है कि इस लॉ में जो आया है जिसमें स्टेट बैंक के गवर्नर को ये कह रहे हैं कि आप नहीं हटा सकते, हालांकि बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो तो हुकूमत पाकिस्तान ही नामज़द करेगी, लेकिन अगर ये समझते हैं कि इस लॉ में कोई सुकून है और बेहतरी इसमें होनी चाहिए, तो पार्लियामेंट तो आज भी सेशन में था, कल भी सेशन में है, उस पर आप अपनी अमेंडमेंट्स ले आएँ, उस पर तो बात हो सकती है। उसमें ऐसी कौन सी बात है कि ये लॉ वापस भी हो सकता है, इसमें अमेंडमेंट भी हो सकती है। लेकिन आप तो पहले इसको पार्लियामेंट में लिया जाए कि इसका नुकसान है या फायदा तो लेकर आए थे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब नहीं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक तरमीमी बिल तो रखा था, आप तो पार्लियामेंट में थे, वो तो रिजेक्ट हो गया। देखिए, उस वक्त तो लॉ ज़ाहिर है हमने पास करना था, और आपके पास जो है वो दिन ऐसा था कि उस दिन आपने फाइनेंस अमेंडमेंट बिल भी पास करना था, ये भी पास होना था। अगर उनकी कोई अमेंडमेंट्स हैं तो वो उसको डिस्कस कर लें पार्लियामेंट के फ्लोर पे। अगर वो कन्विंस कर पाए सबको कि ये इसमें ये अमेंडमेंट्स होनी चाहिए तो उसको कंसिडर भी किया जा सकता है। ये कोई हल्फ आखिर तो ये लॉ नहीं है, लेकिन इस वक्त आपकी ज़रूरत थी, ये लॉ पास करना आपकी ज़रूरत थी। आपको स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी जो है वो देना आपकी एक ज़रूरत थी, आपने वो पूरा किया। उस पर हुकूमत पाकिस्तान का कंट्रोल मौजूद है, ऐसा नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान को जवाब देनी है। जिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसको जो है उसके सामने जिसने रिपोर्ट करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, स्टेट बैंक के गवर्नर को, हुकूमत पाकिस्तान के नामजद लोग होंगे, और जाहिर है उस तरीके से आपका उन पर कंट्रोल होगा। लेकिन दोबारा ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी लॉ मेकिंग हुई है पार्लियामान से हुई है, पार्लियामान के पास अब भी इख्तियार है, उसको वापस भी किया जा सकता है, अमेंड भी किया जा सकता है, लेकिन पहले ये वक्त की कसौटी पे वापस भी कर सकते हैं। मेरे साथ रहिए जरा, मैं चौधरी नजर आएंगे तो चौधरी मंजूर अहमद जहांदीदा। चौधरी मंजूर अहमद साहब एक लेफ्ट लीनिंग सोशलिस्ट जहांदीदा पुराने सियासतदान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं, खुल के पोजीशन लेते हैं। चौधरी साहब, इस हद तक तो मान लिया अली मोहम्मद खान साहब ने कि कानून बदला भी जा सकता है, जो है तो यही चीज़ खाकान अब्बासी साहब भी कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत आई तो हम ऑर्डिनेंस ला के इसको ख़त्म करेंगे। आपकी क्या इस पे फीलिंग्स हैं, ये जो मनी बिल के अंदर पावर्स दी गई स्टेट बैंक को? डॉक्टर साहब देखिए, एक बुनियादी बात है, ये दूसरा मुल्क है जिसने अपनी फाइनेंशियल इकोनॉमी कॉम्प्रोमाइज की है ब्राजील के बाद। और ब्राजील के अंदर जो प्रेसिडेंट है इस वक्त बोल्सोनारो, मेरा ख्याल जितना अनपॉपुलर वो है, और फिर बात करेंगे, अभी तो वापस आता हूँ कि वो ईवीएम पे पाकिस्तान के साथ और इस हुकूमत के साथ उसकी एनोलॉजी बहुत करीबी बन रही है इस वक्त। और अगर उस से अगर आप देखें तो जो पाकिस्तान के अंदर मसलन वो कह रहे हैं कि इलेक्शन ईवीएम पे होंगे वरना नहीं होंगे, किसी किस्म की चीजें वो कर रहे हैं। खैर, मेरे ख्याल के मुताबिक डॉक्टर साहब किसी भी मुल्क की जो एक्चुअल
ऑटोनॉमी होती है या आज़ादी होती है, वो तो फाइनेंशियल आज़ादी होती है। और अगर वो आप कंप्रोमाइज करते हैं तो बाकी आज़ादियाँ तो उसकी बरगुने मिन्नत होती हैं, और उसके जरिए अगर वो कंप्रोमाइज हो जाए तो बाकी आज़ादियाँ तो बिल्कुल बेमानी होकर रह जाती है। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये बड़ा सीरियस इशू है। इस वक्त दुनिया के अंदर पाकिस्तान बहुत खौफनाक तन्हाई का शिकार है, क्योंकि जो गलती हुई है अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको जिस तरह से अफगानिस्तान के साथ नफी कर दिया गया और आज तक है, उससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान को भी नुकसान पहुंच रहा है। ये भी एक अलग टॉपिक है, किसी वक्त बात करेंगे। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपने चौधरी फवाद साहब की बात की, मुझे आज से फवाद साहब की वो बात याद आ रही है जब काफ लीग की हुकूमत थी। इस वक्त तो इनकी हुकूमत सिंध में नहीं है, बलूचिस्तान में ताज़ी हुकूमत है। उस वक्त तो बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, चारों सूबों के अंदर हुकूमतें थी, और मरकज के अंदर भी इनकी हुकूमत थी, सेनेट के अंदर भी इनकी मेजॉरिटी थी। और मुशर्रफ साहब के जमाने की बात कर रहे हैं, मुशर्रफ जमाने की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त भी तो साहब यही फरमाया करते थे कि ये अगले इलेक्शन क्या, हम तो चौधरी फवाद साहब और चौधरी परवेज भाई साहब के 5 बार अगले भी हम वर्दी में यूनिफॉर्म थे, उनको जितवाएंगे। इकोनॉमी की पोजीशन भी बेहतर थी, डेवलपमेंट का काम काफी बेहतर हुआ था, महंगाई का ये लेवल नहीं तो 2 थी महंगाई। लेकिन चौधरी फवाद ने तो परवेज मुशर्रफ को ताकत से हटने के बाद ज्वाइन किया था। ये तो उस वक्त जब वो पार्टी में थे, पावर में, तो फवाद चौधरी उसका हिस्सा नहीं थे उनकी हुकूमत का। ये तो बाद में आए हैं। नहीं बाद में नहीं आए। इनके चचा जो थे चौधरी शहबाज साहब मेरे साथ, वो सामने कमरे में मेरे साथ रहते थे। तो शहबाज साहब MNA थे और ये भी स्पोर्ट्स पर्सन था उनका, और वो मिनिस्टर थे। तो शहबाज साहब जो चचा थे वो मिनिस्टर थे। तो ये नहीं इशू है। सवाल ये है कि इस किस्म की बातें करते हैं कि वो तो कैंडिडेट नहीं है, वो रीजनल पार्टी है। किसी के कहने से ना कोई रीजनल पार्टी बन जाती है तो ना कोई नेशनल पार्टी बन जाती है। ऐसी पार्टियां जो बनाई जाती हैं, जिस तरह से रात के अंधेरे में बनाई जाती है, उसी तरह से रात के अंधेरे में गायब हो जाती हैं। और ये कोई पहली पार्टी नहीं जो बनाई गई इस तरह की। मतलब आप कन्वेंशन लीग से लेकर आज तक देख ले, पाकिस्तान की तो तारीख भरी पड़ी, तो किधर गई पार्टियां जो इस तरह की बनाई गई। तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त मैं ऑनेस्टली समझता हूँ, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान की दूसरी सियासी जमातों ने अपना तारीखी किरदार अदा न किया तो ये मुल्क किसी खौफनाक अनारकी की तरफ बढ़। वो तारीखी किरदार क्या हो सकता है, मैं समझना चाहूंगा। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। दूसरा, बड़ी गहरी बातें आपने की हैं, एक ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद मजीद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं सीधा चल सकूं सनर जावेद अब्बासी साहब की तरफ। अब्बासी साहब, चौधरी मंजूर साहब ने ब्रेक से पहले आखिर में ये कहा कि पाकिस्तान कोई बहुत ही गहरे क्राइसिस की तरफ, बहुत एक मुश्किल और डीप क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है अगर पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों ने मिलकर इसे ना रोका। आप क्या समझते हैं चौधरी मंजूर साहब के कहने से, और क्या पीपल्स पार्टी और PMLN मिलकर किसी क्राइसिस को अब रोक सकते हैं? मैं बिल्कुल पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ चौधरी साहब से। मेरा ख्याल है कि उनका कहने का मकसद है कि इस मुल्क की इकानमी को और इसकी जो फॉरेन पॉलिसी थी और जो इसकी गवर्नेंस का स्टाइल था, वो उस दाने पर इन्होंने पहुंचा दिया है कि अगर फौरी तौर पर ना इस पर तवज्जो दी गई तो फिर शायद हम सारे मिलकर भी ठीक ना कर सके। देखिए, हुकूमतें क्या होती है, हुकूमतें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इस मुल्क के अंदर जो माशी हालात हैं लोगों के, वो बेहतर बनाए। वो तो आप देख सकते हैं कि किस तरह रोज़ महंगाई हो रही है, डॉलर कहाँ पहुँच गया है, बिजली के बिल कहाँ पहुँच गए हैं, गैस की प्राइसेस कहाँ हैं, आम रोज़मर्रा की लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूर हो गए। उससे बढ़कर IMF के सामने जो सिलेंडर कर दिया गया है, जो मुल्क की सालमियत हम समझते हैं कि उनकी कंडीशन ऐसी मान ली गई है, और जिस तरह स्टेट बैंक IMF के कहने पर इन्हें उस तरफ ले जा रहे हैं जो जिस तरह दुनिया के बड़े अदारे चाहते थे कि ये हमारे हाथ में इस मुल्क की इकानमी कंट्रोल में आ जाए। बेशुमार दुनिया के ऐसे ममालिक हैं जिनके पास सारी बाकी चीज़ें थी, लेकिन जब उनकी इकानमी कमज़ोर हो गई, जब उनके माशी हालात तबाहकुन हो गए, फिर आपने नतीजा देखा कि उनके ममालिक का क्या फ्यूचर हुआ। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, ये तवज्जो नहीं दे सकते, ना इनकी तवज्जो है। मुझे एहतराम है अली मोहम्मद खान साहब का, मेरा बड़ा अच्छा रिलेशन है उनके साथ, लेकिन ये जो तो आपके पास और पीपल्स पार्टी के पास कोई पाकिस्तान के माशी चैलेंज का कोई हल, आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है कि क्या करना होगा अगर इनकी हुकूमत हट जाती है? सबसे पहले तो जो IMF के मुलाजम जो है ना यहाँ, जिनके हाथ में इकानमी दे गई है, उन मुलाजमों से छुटकारा हासिल किया जाए, फिर कौम के साथ सच बोला जाए, फिर बैठकर सारे लोग मिलकर एक बेहतरीन टीम बनाकर, एक पॉलिसी बनाकर उसके ऊपर जो है चला जाए। आप अंदाजा करेंगे अभी ये
3.5 सालों बाद क्या इल्जाम देंगे? पहले साल इन्होंने कहा कि हमारे पास सबसे अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर है, फिर जब उसको निकाला तो इमरान खान साहब उनकी सारी जमात ने कहा है कि इस मुल्क की इकानमी डूब रही है और हमारे पर्पज हल नहीं हो सके। चूंकि IMF के पास भी और बाकी पॉलिसीज भी असद उमर की ठीक नहीं थी, इस वजह से तबाही हुई है। हम नया फाइनेंस मिनिस्टर ला रहे हैं, जो शेख साहब थे, शेख हफीज साहब, उनको लाया, 1 साल रखा, फिर उन पे यही इल्जाम लगाए, फिर अहमद अजहर आए उन पे भी, और अब ये शौकत तरीन साहब पे भी आखिरी साल इनके साथ भी यही अशर होगा। मसला क्या है? मसला अहमद अजहर तो 17 दिन के लिए इंटरम थे ना सर? जी इंटरम थे। मुल्क के वजीर आजम साहब जितनी तवज्जो अपने स्पोक्समैन के ऊपर देते हैं इस बात पे कि आपने आज शाम को गाली देनी है इनको, आपने इल्जाम लगाने हैं, आपने प्रोपेगेंडा करना है, आपने शोशे छोड़ने हैं, आपने दूसरे की पगड़ी उछालनी है, उससे आधी तवज्जो भी इस मुल्क की इकानमी की टीम के साथ बैठते। ये कहते थे मेरे पास दुनिया के बेस्ट इकोनॉमिस्ट हैं, मैं उनको लेके आऊंगा। अच्छा। वो जो आपने देखा कि किस तरह मैंने FBR के चेयरमैन बदले, किस तरह इन्होंने मिनिस्टर बदले, IMF की टीम यहां बैठी हुई है। इकानमी जरा अली मोहम्मद खान साहब को आने दीजिए, बड़ी देर से। अली मोहम्मद खान साहब, आपने ऑपोजिशन का पर्सपेक्टिव जो है वो बहुत तहम्मुल से सुना, और किसी हद तक हकीकत यह है कि जो महंगाई है और जो मईशत की सूरत हाल है उसकी कीमत आपकी पार्टी को अपनी गैर मकबूलियत में देनी पड़ रही है। आखिर आप खैबर पख्तूनख्वा से हैं, अभी जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए वहाँ पर 3रे नंबर की जमात तहरीक इंसाफ बनी, हालांकि 2/3 अक्सरियत आपके पास है प्रोविंशियल असम्बली के अंदर, और इस वक्त नेशनल असम्बली में 35 या 36 सीटें जो हैं आपकी खैबर पख्तूनख्वा से हैं। गढ़ है आपका, स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अब 27 मार्च को सेकंड फेज होना है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का। अगर ये सूरत हाल यही रहती है जैसी कि अभी चली है, ये चंद हफ्तों से चल रही है, तो फिर क्या सियासी मुस्तकबिल रहेगा आपका? कैसे आप इसको रिस्पॉन्ड करते हैं? देखें मोहित पीरजादा साहब, मुझे थोड़ा सा टाइम ज़रूर दीजिएगा। वो कहते हैं ना कि इग्नोरेंस मेक्स बेस्ट आर्ग्यूमेंट, या कहते हैं इग्नोरेंस इज़ अ ब्लेस। या तो फिर हमारे जो अपोजिशन के मोहतरम मेंबरान हैं इनको इल्म नहीं है, या इनको पूरी तरह इल्म है। किस चीज़ का वो मैं बता देता हूँ। देखें, पहले इस एक बात को मानते हुए कि महंगाई का इशू है, ये मानते हुए अब आगे बढ़ते बात करते हैं। अच्छा, महंगाई क्यों है वो सबको पता है, क्यों है, किसकी वजह से है। कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, कुछ हमारी मईशत इतनी कमज़ोर हमें मिली कि उसमें इतनी सिकत नहीं थी, वो आहिस्ता आहिस्ता हमने उसको बनाया है और बढ़ाया है, उस पर अभी मैं बात करूँगा। असल में इनको, जो इनके समझदार लोग हैं, उनको ये पता है कि महंगाई का एक इशू है जो इंटरनेशनल है ज़्यादातर, और दुनिया में जैसे तुर्की में हमसे कई गुना ज़्यादा है, ईरान में हमसे कई गुना ज़्यादा है, इंग्लैंड अमेरिका में हमसे कई गुना ज़्यादा है। तो ये इंटरनेशनल फिनोमेना। इनको ये पता है कि कुछ महीने बाद ये जो ऑयल प्राइसेस ने कम होना है और इसने महंगाई का इशू, इन्फ्लेशन आहिस्ता आहिस्ता कमी की तरफ जाएगा। अब ये एक नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे हैं कि इस पे फिर आगे प्ले कर सके, क्योंकि जो मेजर इनिशिएटिव्स हुकूमत ने लिए वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और महंगाई उसका एक एस्पेक्ट ज़रूर हो सकता है, जो वक्ती होता है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, अभी कमी की तरफ जाएगा। लेकिन जो बड़े मेजर अचीवमेंट्स इस हुकूमत ने हासिल किए हैं, इनको ये पता है कि ये मटीरियलाइज हो गए और ये महंगाई का इशू कंट्रोल हो गया, तो इस वक्त तहरीक इंसाफ को फिर कोई रोक नहीं सकता। पॉलिटिकली मैं बात करके 1 मिनट में फिर अपनी बात समेटता हूँ। देखें, इस वक्त तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में दूसरी पोजीशन ली है। वोट के हिसाब से हम अब भी आगे हैं, वोट हमारे अब भी JUI से ज्यादा हैं, सीटें हमारी कम हैं, लेकिन जो 2 बड़ी पार्टियां हैं वो तो उधर कहीं नहीं है इस वक्त आपकी, वो खैबर पख्तूनख्वा में कहीं नहीं है। पेशावर के मेयर की आप नहीं, हमारी इस वक्त तहरीक इंसाफ, आपकी पोजीशन तहरीक इंसाफ वोट लेने के हिसाब से आगे है और सीटों के हिसाब से जमीयत के बाद दूसरी पे है। इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो हाईएस्ट है, अपोजिशन के मुकाबले में हाईएस्ट है, क्योंकि पीपल्स पार्टी नून लीग वहां कहीं नजर नहीं आ रही। पंजाब में आपको पीपल्स पार्टी और जमीयत नजर नहीं आएगी, सिंध में आपको नून लीग और जमीयत नजर नहीं आएगी, हर जगह एक जमात नजर आएगी, वो तहरीक इंसाफ जमात इस वक्त रह गई है। बदकिस्मती से ये बात जो है, ये बात जो है, ये उखड़े हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन गलत हुई है, थोड़ी सी गलत हुई है, बुरी लगी होगी, या हमारी जमात का नैरेटिव बुरा लग रहा होगा कि पीपल्स पार्टी इस वक्त महदूद होकर रह गई, लेकिन ये हकीकत है। लेकिन जो इन्होंने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की, मुझे उस पे आने दें। जो इकोनॉमी की बात की है मुझे उस पे आने दें, उस पे मुझे 1 मिनट 1.5 मिनट जरूर दीजिएगा, मैं उस पे बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान 27 मार्च का तो थोड़ा सा बताएं ना, वहां क्या होगा? एक्सचेंज 27 मार्च तक रीग्रुप हो जाएंगे आप? 27 मार्च को इंशाल्लाह बेहतर होगा, लोग हक के लिए फैसला करेंगे। मुझे अपनी बात पूरी करने दें। जो ये इधर नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, जो इकोनॉमी पे, उस पे मुझे बोलने दें। इस वक्त तहरीक इंसाफ अपने हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की तरफ जा रहा है, जो जब हम आए थे 8 से 9 अरब डॉलर थे, इस वक्त आपका 19-20 अरब डॉलर तक जो है वो टच कर रहा है, और आइंदा भी फ्यूचर में, नेक्स्ट फ्यूचर में आपका 25 अरब डॉलर तक जाने वाला है। दूसरा,
पर कैपिटा इनकम जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बढ़ेगा इंशाल्लाह। 2018 में जो हमें मिला था 2023 में जब छोड़ के जाएंगे वो बढ़ेगा आपका। इस वक्त आपका फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेज जो है, फॉरेन रेमिटेंसेज वो तारीख के हाईएस्ट में है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो किसी मुल्क के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखें, एक आपका फॉरेन रेमिटेंसेज जो बाहर से आते हैं, दूसरा आपकी अपनी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट। मैं चैलेंज से कहना चाह रहा हूं अब्बासी साहब को, जो सेनेटर है मुस्लिम लीग नवाज के मियां साहब के दौर में हाईएस्ट पॉसिबल पर मंथ एक्सपोर्ट जो आपकी थी $2 अरब से आगे एक दिन भी नहीं गई। इस वक्त हमारे बहुत से महीने ऐसे हैं जिसमें हम 3 अरब डॉलर पर मंथ एक्सपोर्ट को टच कर रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं जो इनको पता है कि ये अगर सारा कुछ मटेरियलाइज हो गया और ये अवाम में कन्वर्ट हो गया, महंगाई कंट्रोल हो गई, उसके बाद तो कोई तरीके इंसाफ के करीब भी नहीं आ सकता। और उसके साथ साथ जो हमारी इस वक्त सीमेंट इंडस्ट्री ये कब तक मटेरियलाइज होगा? एक्सपोर्ट बढ़ी है, जो आप कहते हैं कि मईशत बेहतर हो जाएगी और फिर बयानिया कमजोर हो जाएगा, एक्स्ट्रा किसान को मिला है। ये आप कोई 1100 अरब एक्स्ट्रा मोहित पीरजादा साहब इस वक्त किसान को मिला है, वो किसान जिसको इन दो जमातों ने जो इग्नोर किया था। सब कोई आपके जहन में खाका डेडलाइन होगी ना? हम जनवरी 2022 में खड़े हैं, कब तक आप सूरत हाल को कंट्रोल कर लेंगे? देखिए, हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह ये जो हमारा अगले 3-4 महीने हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं इन्फ्लेशन के हवाले से। 2022 के बजट के बाद इंशाल्लाह जो है इलेक्शन ईयर की तरफ हम जाएंगे और उस वक्त हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो मटीरियलाइज होना शुरू होंगे, जो हमारी इनिशिएटिव्स हैं उसका इफेक्ट आना शुरू होगा। और हमेशा हर हुकूमत अपने चौथे और फिर आखिरी 5वें साल में जो है उसके पॉलिसीज, क्योंकि 5 साल बड़ा कम वक्त है किसी पॉलिसी को मटीरियलाइज होने में, लेकिन कम से कम चौथे 5वें साल में आप उसको देखेंगे। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में 2013 में हुआ था कि 2013 में हमारी हुकूमत आई, 14-15 तक कुछ नजर नहीं आ रहा था, 15 से आगे 16-17 में फिर लोगों ने देखा हमारे हेल्थ रिफॉर्म वहां पे आए, पुलिस रिफॉर्म, एजुकेशन रिफॉर्म। इस वक्त जो आपका हेल्थ कार्ड है 10 लाख रुपए का गरीब आदमी को जो आप फैसिलिटेशन दे रहे हैं, किसी ने पूछा है कभी किसी गरीब आदमी का कि अस्पताल में उसकी क्या हालत होती थी? 10 लाख रुपए की आपको हेल्थ इंश्योरेंस पूरे पाकिस्तान में गरीब आदमी को जो मिल रही है। किसान कार्ड मिल रहा है, एहसास प्रोग्राम मिल रहा है और एहसास राशन प्रोग्राम मिल रहा है। ये सारे प्रोजेक्ट्स मिलकर जो है आपकी सिस्टम को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। असल मार्का, असल पेचा जो पड़ेगा वो 2023 के इलेक्शन में पड़ेगा। फिर इंशाल्लाह वी आर वेरी मच होपफुल कि इंशाल्लाह वी कैन रिपीट आवर गवर्नमेंट इन द फेडरल एज वेल। लेकिन हमारी उसके साथ साथ नजरें सिंध पे भी हैं, क्योंकि सिंध भी तब्दीली मांगता है, वडेरों से आजादी मांगता है। चौधरी मंजूर साहब, आपने पाकिस्तानी सियासत के बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, तगय्युर और तबद्दुल आपने देखा है। बुनियादी तौर पे अली मोहम्मद खान साहब का कहना यह है कि जो मुश्किल फैसले मईशत के हवाले से, जिसको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कहते हैं इकोनॉमिस्ट, वो चूंकि नहीं हुए हुए थे, हम उन गैर मकबूल अनपॉपुलर पॉलिटिकल डिसीजंस को ले रहे हैं, लेकिन उसके नतीजे में हम स्टेट बैंक के रिजर्व्स को बढ़ा रहे हैं, पॉलिसीज़ को ठीक कर रहे हैं और अगले चंद महीनों में आहिस्ता आहिस्ता इकॉनमी टर्न अराउंड करेगी। और आपकी जमातों को, PPP PMLN को खौफ ही यही है कि जब इकोनॉमी टर्न अराउंड करने लग जाएगी तो आपका सारा बयानिया दम तोड़ देगा। वैसे देखिए, एक बुनियादी बात को अगर आप गौर फरमाएं, मैंने जिस बात की तरफ इशारा किया ना, दोबारा मैं उसको रीइटरेट एक और हवाले से करना चाह रहा हूँ। मेरे ख्याल के मुताबिक बहरान जो है वो हुकूमत की बजाय तेजी के साथ रियासत की तरफ बढ़ रहा है और रियासत के सारे इदारों की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें पार्लियामेंट भी है, जिसके अंदर अदलिया भी है। मैंने कभी नहीं आज तक सुना था, मैं लॉ का स्टूडेंट, पार्लियामेंट से अगर लोगों सर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन तो हो सकते हैं ना। अभी सुप्रीम कोर्ट ने पहली वुमन जज आयशा मलिक को एलिवेट, मतलब डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। ऑन द पॉजिटिव साइड पहली खातून सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई हैं, वो बड़ी पॉजिटिव एक फीलिंग है। देखें वो एक पहलू है, पहली खातून है, बतौर खातून हम वेलकम करते हैं, लेकिन ये जस्टिफिकेशन के लिए लेकर आए हैं मौजूदा चीफ जस्टिस उसको, चूंकि सिंध से जो 5वें नंबर पे थे उनको उठाकर लेकर आए सिंध के अंदर, वहां पे और एथनिक इशू है, उसको अंडरमाइन करने के लिए फिर इनको लेकर आए। अब मेरा सवाल ये है कि देखिए, ये जो फिगर्स पेश कर रहे हैं ये एक्सपोर्ट्स बताएंगे, हाँ बढ़ रही है, नवाज लीग के दौर में कम हुई थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 26 अरब डॉलर पे छोड़ के गई थी, वापस 20 पे गई, अब बढ़ रही हैं, अगर 30 पे जा रही हैं, 31-32 तजारती खसारा है, अगर उसको देखें ना वो कितना बड़ा बढ़ गया है। पहले 6 महीने के अंदर 40 अरब से ऊपर चला गया, और अगर इनकी रेमिटेंसेज और उनको आपस में मिला भी लिया जाए तो फिर भी जाकर अगर साल के अंदर एक्यूमुलेट होगा तजारती खसारा, तो ये कुछ 20-22 अरब डॉलर का तजारती खसारा होगा।
मैं तजारती खसारे की बात कर रहा हूँ। तो बाकी जो चीजें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से बढ़ रही हैं, आप बिजली के बिल को देखें, लोगों के मैं अभी आपको एक बिल भेजता हूँ, मेरे गांव का बिल है 3 यूनिट पे 1400 का बिल आ गया। मुझे ये बताएं कि लोग तो सवाल करते हैं, भेजे सर मुझे व्हाट्सएप पे। किसानों का इस वक्त क्राइसिस है। आप कह रहे हैं यूरिया वाफर मिकदार में, अगर यूरिया वाफर मिकदार में मिल क्यों नहीं रही? डीएपी का टाइम पे डीएपी नहीं मिली, इसका इफेक्ट क्या होगा? फसल पे आएगा। अगर इस बारिश के वक्त में, एक छोटा सा किसान भी, अगर इस बारिश के वक्त में लोगों के पास यूरिया होती तो वो सारे मुल्क में एक टाइम पे डाल लेते और उसका बेनिफिट होता। क्या जो यार है कि 20% गंदम कम पैदा होगी इस साल सिर्फ यूरिया और डीएपी के क्राइसिस। ठीक है, मुझे ब्रेक लेने दें। कौन रिस्पॉन्सिबल? हाँ, ब्रेक। मेरा पॉइंट ये है कि ये जो कह रहे हैं कि बिल्कुल मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटीज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। शायद ये हर हुकूमत का प्रॉब्लम होता है कि वो कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ जाती है और नीचे देखने की सलाहियत खो देती है। हाँ, मुझे कह दीजिए नाज़रीन, ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जब हुकूमत बोलती है और अपोजिशन बोलती है तो दो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीक़ों से वो उसी सूरत हाल और ग्राउंड रियलिटी को देखते हैं। हुकूमत एक और पिक्चर देखती है, ये दिखाती है, अपोजिशन एक और पिक्चर देखती है, ये देखना चाहती है। हकीकत जो है उसे हमें समझना पड़ता है, उसकी तशरीह हमें करनी पड़ती है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं कि ये डील और ढील, इस पर हुकूमत इतनी ज़्यादा दोबारा से इसकी बात क्यों कर रही है। आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब की तरफ चलता हूँ। जावेद अब्बासी साहब, आप PMLN के अहम रहनुमा हैं, इनसाइडर हैं चीज़ों के। शहबाज गिल साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया और जो बात की फैसलाबाद में, जब वो एक कॉलेज का वहाँ पे इफ्तिताह या इनॉग्रेशन वगैरह कर रहे थे, उसको अखबारों ने भी बहुत उठाया। जब वो इनॉग्रल सेरेमनी कर रहे थे वुमेंस कॉलेज इन मीरांवाला बंगला एरिया इन फैसलाबाद, जहाँ उन्होंने ये डील और ढील की बात की, वो एक बार फिर आपको टुकड़ा सुनाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उस पर आपका एक पर्सपेक्टिव चाहिए, ज़रा सुनाइए। आपको जो डील और ढील जितनी की मैसर आनी थी वो आ चुकी, हमारी जितनी मजबूरियां थी वो गुजर चुकी। शरीफ फैमिली एक डील मांग रही है। मरियम साहबा, शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब और नवाज शरीफ साहब, इनको जो है वो बाहर रहने दिया जाए, पीछे से शाहिद खाकान अब्बासी साहब पॉलिटिक्स कर लें। ये डील मांगने की कोशिश की जा रही है। अब यहां पर सामने इमरान खान खड़ा है, ये आप शॉपिंग नहीं कर रहे कि आपको ये डील मिलेगी। अब्बासी साहब, यही चीज़ जो है ना वो मोरलेस शहबाज जो कही है ना शहबाज गिल ने, यही फवाद चौधरी ने एक और जगह पे दोहराई जब उसने कहा कि 4 लोग जब किसी इंपॉर्टेंट शख्सियत को मिलने के लिए गए अलग अलग से, PMLN के लीडर, तो उन्होंने कहा कि आप हमें PMLN की लीडरशिप के लिए क्यों कंसिडर नहीं करते। और फिर हमाद अजहर का ये कहना है कि छुप छुप के क्यों ये लोग जाके ये कहते हैं कि हम लीडर बनना चाहते हैं, ये खुल के क्यों नहीं कहते कि अब हम नवाज शरीफ से अलग होना चाहते हैं। इस पे ये बड़े निप्पे तुले अटैक किए इन्होंने पिछले 24 घंटे में आपकी पार्टी पे। फिजादा साहब, आप बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन ये बड़ा हमारे साथ जुल्म करते हैं, बड़ी ज्यादती करते हैं कि हमें बिठा के शहबाज गुल जैसे आदमी की बातें हमें सुनाते हैं। यकीन करें कि हमने ना इस आदमी को सीरियस लिया है। सर गिल है, गुल नहीं है। गुल तो पठान होते हैं। ना इसको सीरियस लिया है, ना इसकी बात सुनी है, और ना ही दिल ने कभी कहा है कि इस लेवल पे उतर कर इनका जवाब दिया। सर एक नहीं है, मैंने 3 बंदे आपको बताए हैं। मैं उस पर ये अली मोहम्मद खान साहब के 3 स्पोक्सपर्सन्स ने 24 घंटे में अटैक खोला। जरा सुन, फवाद चौधरी भी है उसमें, हमाद अजहर भी है। जरा सुन, अगर तो PTI का कोई आदमी हो जिसने नजरियाती तौर पर PTI के साथ खड़ा रहा हो, हमारा इख्तिलाफ हो सकता है, अली मोहम्मद खान हो, इनके बेशुमार और लोग हैं, तो फिर तो ठीक है। जिनके आप नाम ले रहे हैं ये हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं, ये हर हुकूमत को डिफेंड करने के लिए तैयार होते हैं, ये हर हुकूमत के लिए कस्में खाने के लिए तैयार होते हैं। इनको रखा इसीलिए जाता है, इनका सिर्फ इनको एक बहुत बड़ी आर्ट आती है और उसमें यकीनन हम सब उससे में पीछे हैं। ये बोतान लगाने में, झूठ बोलने में, इल्जाम लगाने में, प्रोपेगेंडा करने में, शोशा छोड़ने में ये महारत रखते हैं, इनका कोई मुकाबला नहीं है। आप सारी हुकूमतों में इन आदमियों को देख लें। ये आदमी पहले भी कहा करते थे कि हमने नारोम मांगा है, हमने अली मोहम्मद खान से पूछते कौन रहा है। अब इनमें इतनी इखलाकी जरूरत हो कि ये नाम बताएं। अली मोहम्मद खान का व्यू ले ले। अली मोहम्मद खान साहब, और इखलाकी जरूरत हो कि ये बताएं। अली मोहम्मद खान साहब देखिए, वो जावेद अब्बासी साहब कह रहे हैं कि ये आदमी, इनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। फवाद चौधरी की, शहबाज गिल की, हमाद अजहर, इन सब की क्रेडिबिलिटी नहीं है। क्रेडिबिलिटी उनकी नजरों में आपकी है। आपकी क्या इतला है सर? देखिए, पहले तो तीनों मेरे कोलीग्स हैं, बड़ा नामुनासिब है कि उनके बारे में ऐसी बात हो और मैं खामोश रहूँ। देखिए, जहाँ तक हमाद का ताल्लुक है वो तो यंग मैन है और उसने तो इब्तदाई तहरीक इंसाफ से की है।
शहबाज गिल जो हैं डॉक्टर साहब के बारे में इतना कहूँगा कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी रहे और वो बहुत अरसे से तहरीक इंसाफ से वो लिंक हैं, और मेरे इतलात के मुताबिक किसी और जमात से कभी उनका वास्ता नहीं रहा। जहाँ तक तहरीक इंसाफ से पहले किसी और पार्टी में नहीं है, ये तो मुझे पता है, में ज़रूर रहे हैं। मेरा ख्याल है थोड़ी सर मुझे पूरा बोलने देना, आप बोल चुके हैं। तो फवाद चौधरी साहब के बारे में ये कहूँगा, बिल्कुल वो पीपल्स पार्टी या क्यू लीग से उनका रहा होगा, लेकिन जब से हमारे साथ हैं, मैं पनामा के बाद की बात करूँ, आदमी ब्लंट है, बोल्ड आदमी है, वो जिगरे के साथ इमरान खान के साथ वो ब्लंटली खड़ा है, वो ओपनली खड़ा है और मुखालफतें ले रहा है, यानी कि वो डिप्लोमेसी नहीं कर रहा, वो ओपनली इमरान खान साहब के लिए तहरीक इंसाफ के लिए खेल रहा है। तो मैं समझता हूँ क्रेडिट देना चाहिए। बाकी जहाँ तक उनकी क्रेडिबिलिटी की बात है, मैं या किसी और की क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, पार्टी के तर्जुमान है, पार्टी की क्रेडिबिलिटी है, हम तो शख्सियात हैं, आते जाते रहते हैं। अब जहाँ तक इन इल्ज़ामात का ताल्लुक है, चीज़ों का ताल्लुक है, देखिए मेरे पास इसकी तो मेरे पास ज़ाती इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई मिला है, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने बात की है, रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, कोई इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन जो माजी में जो किरदार रहा है बैरिस्टर साहब की मुस्लिम लीग नून जो उनकी जमात है उसका, वो तो हकीकत है कि मियाँ साहब हैड बीन द ब्लू आइड बॉय ऑफ दिस सिस्टम। ये बात तो मेरे साथ चौधरी साहब भी इस पे एग्री करेंगे कि जहाँ पीपल्स पार्टी ने हमेशा कुट खाई है, तो ये लोग हमेशा ब्लू आइड रहे हैं, इनको रिलीफ भी मिला है, सब कुछ मिला है, ये इधर भी सेट थे, उधर भी सेट थे। तो मियाँ साहब को हमेशा डील भी मिल जाती है, जिस तरह गए 99 में, फिर जब 2007-8 में वापस तशरीफ लाए, डील के जरिए आए, अभी जब ये गए हैं, रिपोर्टें कुछ थी, प्लेटें कुछ थी। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो माजी जो मियाँ साहब का है वो इतना दरख्शंदा नहीं है, वो इन्हीं चीज़ों और चक्रों के जरिए कोई मुझे बताएं, ये बड़ी मैं समझता हूँ, मैं बड़ा एहतियात से लफ्ज़ अदा कर रहा हूँ, क्या मियाँ साहब किसी बहुत बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट के जरिए सियासत में आए थे? क्या वो एक बहुत पॉलिटिकल मूवमेंट की पैदावार थे? देखें इमरान खान साहब कोई इसको माने ना माने 22-23 साल इन्हीं पाकिस्तान की गलियों में धक्के खाते रहे हैं, एक जीरो से स्टार्ट करके मुल्क का वज़ीर आज़म बने, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, एक सक्सेस स्टोरी है। इसी तरह भुट्टो साहब भी एक तहरीक चलाए, मुझे बताएं मियाँ साहब ने कौन सी तहरीक चलाई है? वो तो जैसी मुश्किल हालात होते हैं, ही गोज आउट देन ही कम्स बैक। तो इन हालात को देखते हुए हो सकता है किसी शिकार की तलाश में वो हो, क्योंकि शिकारी तो पुराने शिकारी तो पुराने। चौधरी साहब बात आपकी तरफ आ गई है घूम फिर के, चूंकि आप पुराने ऑब्जर्वर हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के गुज़श्ता 30-40 बरस के, और वो कह रहे हैं कि जिस किस्म की डील और ढील जो है, अली मोहम्मद खान साहब का कहना है कि नवाज शरीफ साहब के उनके ख़ानदान को मिली, वो किसी और पार्टी को नहीं मिली है, पीपल्स पार्टी को नहीं मिली, उनके लीडरान को नहीं मिली, और हमेशा जब मुश्किल में होते हैं तो अपने लिए कोई आसान रास्ता वो ढूंढ के उसमें से बाहर निकल जाते हैं। वो कह रहे हैं चौधरी मंजूर साहब से भी बेशक पूछ लें, आपका इस पर क्या रद्द अमल? देखिए एक बात ये है डॉक्टर साहब कि ये जो आपने स्टेटमेंट्स सुनवाई उनकी, और उनको तो ये बताना पड़ेगा, नून लीग को भी खुद अपनी स्टेटमेंट्स की वजाहत करनी चाहिए, और नून लीग को बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे ये बात करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि देखिए अगर ये जो बातें कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने फायर खोला है, अगर ऐसी बात है तो अगर शहबाज गिल की बात कर लें तो इसका मतलब उससे पहले इनकी कोई मजबूरियां थी, इसमें कॉम्प्रोमाइज किए हुए थे बहुत सारी पोजीशनों पे, जो आज इनकी मजबूरियां खत्म हो गई। अच्छा, ये इस किस्म की बात। अच्छा, इंटरेस्टिंग। आपका मतलब है कि ये पहले इन्होंने ऐसी बातें इसलिए नहीं की कि ये एहतियात कर रहे थे, अब ये इन्होंने हाथ खोला है, फायर खोला है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, एहतियात का इशू नहीं है, ये एक सीरियस इशू है, और इसमें सारी जो लोग हैं उन्हें अपनी अपनी पोजीशनें वाज़ेह करनी पड़ेंगी। देखिए जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, तो हम तो अब शुरू दिन से ये कह रहे हैं, हमने तो कभी 2/3 अक्सरियत या कोई ऐसा, हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि आपका काम नहीं है, आप साइड पे हो जाए, सियासतदानों को आपस में लड़ने दें, इलेक्शन लड़ने दें, आप एक दूसरे को गिराने दें। और अगर शेख रशीद साहब कहते हैं कि इनके हाथ इमरान खान के सर पे ही रहेगा और इनके हाथ जो है वो सर पे आने की बजाय इनके घर पे हाथ आएगा, तो क्या मतलब है इस बात का? क्या मतलब है इसका? जरा क्विक इस पे कमेंट ले लें अली मोहम्मद खान साहब, उसके बाद फिर जावेद अब्बासी साहब का। ये तो इनको बताना पड़ेगा कि इसका क्या मतलब। बताएं अली मोहम्मद खान साहब, जल्दी से 1 मिनट में बताएं, फिर मैं सेनेटर जावेद अब्बासी का लूं। जी जी, पॉलिटिक्स नहीं हो रही, कुछ और हो रहा है। जी अली मोहम्मद खान, क्या बताऊं सर, आप बताएं क्या बताऊं? वो कह रहे हैं कि इस पर रद्द-ए-अमल लें, इस पर पोजीशन इनको वाज़ेह करनी चाहिए कि अचानक ही क्यों बोल रहे हैं, पहले क्या था जिसने इनको रोक के रखा हुआ था, किसका हाथ है? या तो हाथ उठ देखिए मुख्तलिफ चीज़ें मार्केट में जो है वो ट्रेड बार कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें मार्केट में जो है सर्कुलेशन में होती हैं। लेकिन मैं 2-3 बातें देखें, एक तो मैं हमेशा से इस बात का दाई रहा हूँ,
और मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल सिस्टम के लिए बेहतर भी है कि हम एस्टैब्लिशमेंट को अपनी सियासत से दूर रखें, जितना उसका कम जिक्र हो वो करें, और कोशिश करें कि सियासी मसाइल सियासतदान अपने सियासी प्लेटफॉर्म में पार्लियामान के अंदर हल करें, वही इश्यूज़ का हल निकालें। और देखें हमारे तमाम मसाइल का हल अल्लाह ताला ने जो है अल्लाह ने सियासतदान के हाथ में रखा हुआ है, अगर हम उसको वहाँ हल करना चाहें तो इस तरह की चहमगोइयाँ वगैरह मैं तो ज़्यादा इन पर नहीं बिलीव करता। इमरान खान साहब एक पॉपुलर मूवमेंट के ज़रिए आए हैं, एक बड़े लीडर हैं, और मैं समझता हूँ कि मुश्किल हालात से उनको सामना है, लेकिन हम उनके साथ हैं। देखें कौम उन पर ट्रस्ट करती है, गिला भी उनसे हो सकता है कौम को कि भाई महंगाई हो गई फलाना हो गया, लेकिन देखें दो चीजें हैं, सिर्फ एक मिनट मुझे दे। देखें मसला था, बिल्कुल था, किसने किया? नून पीपल्स पार्टी ने, बिल्कुल इनका उसमें बड़ा रोल है। हल किसने करना था? कौम ने जिम्मेदारी इमरान खान को दी। कितनी परसेंट की है उस पर क्वेश्चन मार्क आ सकता है कि इतने परसेंट नहीं, इतना होना चाहिए। क्या कौन करेगा? क्या दोबारा इनको दें? कभी नहीं। सब कानों को हाथ लगाते हैं यार, इनको दोबारा देंगे, गड़े में गिरा देंगे। दोबारा भी इमरान खान ही है, लेकिन ज्यादा हमने मेहनत करनी है, ज्यादा कोशिश करनी है। सोल्यूशन खान के पास ही है, सोल्यूशन ना जरदारी साहब के पास है ना मियां साहब के पास। जरदारी साहब की जमात 4 बार सोल्यूशन खान के पास ही है, 3 बार कर चुकी है। तो आजमाए हुए को आजमाना बेवकूफी है। और आइंस्टाइन कहते हैं कि डूइंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट अमाउंट्स टू इंसैनिटी। तो इनके पास फिर जाने से मतलब है, इनकी बजाय फिर हम दिमाग के डॉक्टर के पास जाएं। खान साहब के पास इंशाल्लाह अच्छा कौम को ट्रस्ट है। जावेद अब्बासी साहब, आपकी जमात को बहुत मौके मिल चुके हैं, इस पे क्विकली एक रद्द अमल कर दें। 3-4 दफा पंजाब में, पता नहीं 5 दफा, सेंटर में 3 या 4 दफा, एक क्विक रद्द अमल। मौका है रसीदें देने का, वो मौके से फायदा मैं कहता हूं कि इब्बास अली मोहम्मद खान साहब से ये रिक्वेस्ट है कि जिनके साथी इल्जाम लगा रहे हैं उन्हें कहेंगे जुर्रत करें, अपने अंदर जुर्रत पैदा करें, उन 4 का भी नाम बताएं और वो जिस आदमी से मिले उसका भी नाम बताएं। और शेख रशीद साहब ने एक्सपोज कर दिया है सारा एजेंडा जो था पीटीआई का। वो कहते हैं कि इनके ऊपर तो सारा है, ये इस घर के ऊपर हाथ है, वरना ये एक दिन नहीं रोक सकते। अपोजिशन यही कहती थी, वो कहते हैं ये तो बैसाखियों के साथ खड़े हैं कि इनके ऊपर हाथ है। वो कहते हैं कि ये तो जो हम सारे इनके साथ मिले हुए हैं वो किसी और की वजह से मिले हुए हैं। तो उन्होंने तो कल फिर ये अवामी जो कहते थे हम अवामी जदोजहद करके आए हैं, हम सुनामी खत्म हो गया सर। देखिए हाथ पीर साहब का भी साया हो सकता है ना सर। चले खैर, बहरहाल बात इसी पे खत्म करते, वक्त हमारा खत्म हुआ। नाज़रीन की दिलचस्प बहस आपने देखी तीनों बड़ी सियासी जमातों के दरमियान। फैसला हमेशा की तरह आपका है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।